सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में अभी नए हमारे वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा अजय सेठ को। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले तक हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे उनका नाम है तुहिन कांत पांडे, और फिर हमने देखा तुहिन कांत पांडे को सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का 11वां अध्यक्ष बना दिया गया। तो फाइनेंस सेक्रेटरी का पद खाली हो गया, तो अब अजय सेठ को नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। अजय सेठ की बात करें तो ये भी राजस्व विभाग में सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं, हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं, और अब इनको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर तो आप जानते ही हो निर्मला सीतारमण है। अच्छा, अब इस प्रश्न में मैं आपको क्या रिवाइज कराने वाला हूं, अभी 6-7 महीने के अंदर जितने जितने इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय है उनमें जो नए सचिव बनाए गए थे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले तो ये देखो, अभी राष्ट्रपति जी के सचिव कौन बनी थी? दीप्ति उमाशंकर। दीप्ति से एक और नाम है दीप्ति गौड़ मुखर्जी, ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव बनी थी। बाकी रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बनाए गए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव बने थे हेल्थ सेक्रेटरी कौन? पुण्य सलीला श्रीवास्तव में। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव बने थे कटिकिला श्रीनिवास। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव बने थे चंद्रशेखर कुमार। और कपड़ा मंत्रालय में सचिव बनी है नीलम शम्मी राव। कैबिनेट सचिव बने टीवी सोमनाथन। गृह सचिव गोविंद मोहन। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। इस्पात मंत्रालय में सचिव संदीप पौंडरिक बने। हमने देखा वित्त सचिव अभी ये नए बन गए, आज ही पढ़ा, अजय सेठ। कोयला मंत्रालय में सचिव बने थे विक्रम देवदत्त। बीसीसीआई में सचिव बने थे देवजीत सेकिया। और अंजू राठी राणा के बारे में हमने पढ़ा था, पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी ये बनी थी। ठीक है, तो ये पिछले 6-7 महीने के अंदर अंदर ये इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, इसमें नए सचिव नए सेक्रेटरी बने थे, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आंसर होगा 2025। एक्चुअली में अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट को जारी किया है और उसमें इन्होंने बताया कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अभी अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो अमेरिका आंसर होगा। दूसरे स्थान पे चाइना है, अभी तीसरे स्थान पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है और पांचवे पे अभी वर्तमान में भारत है। तो 2025 के एंड तक जापान को पीछे छोड़ देंगे हम और 2027 तक जर्मनी को हम पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हम बन जाएंगे, ऐसा कहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। इसके अलावा इनकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी, लेकिन अब बढ़कर के 2025 में ये हो गई है 4.3 ट्रिलियन डॉलर। तो इस अवधि के दौरान अगर हम बात करें, इस टाइम पीरियड में भारत की जो विकास दर है वो कितनी रही? 105% रही है, जबकि इसी टाइम पीरियड में अमेरिका की जो विकास दर है वो 66% रही और चाइना की 76% रही है। और एक और देश की बता दूं, जापान की, इसी दौरान ये जो टाइम पीरियड है 2015 से 2025 का, इसी दौरान जापान की जो विकास दर है वो 0% है, वहीं की वहीं पर है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो उसे 7.8% की एवरेज वार्षिक वृद्धि दर से ग्रो करना होगा। ये वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट था, लेकिन बात तो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हो रही है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है 1944 में। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 189 नंबर का लेटेस्ट बना था नाउरू 2016 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथन है। और दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत ये कहां से की गई? तो आंसर होगा इसका हरियाणा। तो अभी विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे जो आपने 22 मार्च को मनाया, तो उसी मौके पर हमारे जो जल शक्ति मंत्री है कौन है? CR पाटिल है।
उन्होंने हरियाणा के पंचकुला में जो ताऊ देवी लाल स्टेडियम है वहीं से ये कैच द रेन अभियान 2025 को शुरू किया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब इसे दिल्ली के बाहर से शुरू किया गया हो। थीम याद रखना, थीम क्या है? जल संचय जन भागीदारी। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, कैच द रेन, रेन को पकड़ना है, वर्षा के जल को संरक्षित करना है, कंजर्व करना है, उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है। और ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको मिलकर के ये करना होगा, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया था, जिसे 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम दिया गया था। और तब से हर साल इसका आयोजन होता है वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर। और ये प्रश्न ऐसा ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार एग्जाम में आ चुका है। SSC GD 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हो। यहाँ पे पूछ रहा है किसने इसको लॉन्च किया, तो हमने देखा CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्री हैं। और जब ये प्रश्न आया था उस वक्त राष्ट्रपति जी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो आज वाले प्रश्न से 2-4 इंपॉर्टेंट बातें याद रख कि एक तो इसको अभी 2025 वाला जो ये अभियान है इसको किसने शुरू किया? हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। कहाँ से लॉन्च किया? पंचकुला हरियाणा से। मैंने कहा ना पहली बार दिल्ली के बाहर से इसको शुरू किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और थीम याद रख लो, थीम क्या है? जल संचय जन भागीदारी। अब देखो बात हरियाणा की हो रही है, हरियाणा से इसको शुरू किया गया, तो मैं आपको हरियाणा ले चलता हूँ। ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल होती है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है नायब सैनी, गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ का स्टेट एनिमल होता है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस, स्टेट ट्री है पीपल का। चलो कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ। एक तो याद रखना, भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये आपको हरियाणा में मिलेगा, OP जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर में। हर घर हर गृहिणी योजना शुरू हुई यहाँ पे। IT सक्षम युवा योजना यहाँ शुरू हुई थी। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया था फरीदाबाद में। विनबैक्स अभ्यास वियतनाम भारत के बीच में हुआ था, अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य अभी गोवा बन गया, लेकिन पहला हरियाणा था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू होती है हरियाणा के पानीपत से। और यहीं पे ही सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया था महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव ये यहाँ पे मनाया गया था और इसमें स्टेट पार्टनर राजस्थान था। सूरज कुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद में होता है, अभी 38वां हुआ था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला क्राफ्ट मेला है। इसमें थीम राज्य कौन सा था? थीम स्टेट उड़ीसा और मध्य प्रदेश, और पार्टनर कंट्री बिम्स्टेक कंट्रीज थी। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ शुरू हुई थी? हरियाणा के फरीदाबाद में ही। गवाह सुरक्षा योजना ये भी यहीं पे शुरू हुई थी। उसके अलावा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। ठीक है, तो हरियाणा से ये सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैंने आपको और रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा नेटुम्बो नंदी नदेतवा। तो नेटुम्बो नंदी नदेतवा अभी नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। एक्चुअली पिछले साल के आखिरी में मैंने आपको बताया था, ये नवंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की, जब इन्होंने चुनाव जीता था। पर अभी इन्होंने अपने पद की शपथ ले ली है, वहां की राष्ट्रपति बन गई है। इससे पहले ये वहां की उपराष्ट्रपति हुआ करती थी। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? नांगोलो मबुम्बा का स्थान लिया है। तो क्या नाम है? नेटुम्बा नंदी नदेतवा। अच्छा, एक बार ऑप्शन में देखो, अभी हमने क्रिस्टी कोवेंट्री के बारे में पढ़ा था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। वैसे तो 10वें नंबर की अध्यक्ष है इस पद पर आने वाली, लेकिन महिलाओं में बात करोगे तो पहली महिला है। किस देश से बिलोंग करती हैं? जिम्बाब्वे, ये भी याद रखना। उसके अलावा क्लाउडिया शियनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और डीना बोलुआर्टे पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकी महाद्वीप में किसी भी देश में जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी ना, वो कौन थी या वो देश कौन सा था? ये आप मुझे बताओ। इसका उत्तर अभी मैं आपको दूंगा। पहले हम नामीबिया न्यूज में है तो नामीबिया लेकर के चलता हूं मैं आपको। ये रहा मैप में नामीबिया, अफ्रीकन कंट्री है। कैपिटल इसकी विंड हॉक होती है, करेंसी है नामीबियाई डॉलर, और यहाँ पे घास के मैदानों को वेल्ड भी कहा जाता है। और हमने देखा पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा बन गई है। अब इसी तरह से
यहाँ पे कुछ इस तरह के अपॉइंटमेंट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इसमें हम देखेंगे कि किसी न किसी देश में अभी नए प्रेसिडेंट, चांसलर या प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले 10-15 अपॉइंटमेंट है, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि सारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है ये। जैसे कि अभी त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग बने थे, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर, उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांदू ओरसी, जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्च, लेबनान के नए पीएम नवाब सलाम, बेल्जियम के नए पीएम बार्ट डी वेवर, आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, घाना देश के राष्ट्रपति जॉन महामा, लेबनान देश में नए राष्ट्रपति जोसेफ ऑन, क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री भी फ्रांसवा बरुआ बने थे। अच्छा, मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा था? अफ्रीकी महाद्वीप में किसी भी देश में जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी वो किस देश में बनी थी और उनका नाम क्या है? तो उस देश का नाम है लाइबेरिया और जो बनी थी महिला उनका नाम है एरिल जॉनसन। 2006 में ये बनी थी। पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ये पहला देश था जहां पे कोई महिला नेता बनी थी। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखना ये भी। अब याद रखना अगर अब तक याद नहीं था तो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में लॉन्च एमिनेंट डिस्टॉर्शंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा उत्पल कुमार ने। लेखक और पत्रकार हैं उत्पल कुमार, जिन्होंने अभी अपनी नई बुक को लॉन्च किया है और इसका नाम है एमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ। तो इस बुक में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे लोगों के सामने भारतीय इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो बुक और ऑथर का नाम याद रखना। बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको रिवाइज कराऊं। देखो, दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी आई थी, ब्रिंग इट ऑन नाम है। डॉक्टर दिनेश सहारा, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। अमिताभ कुमार, माई बिलव्ड लाइफ। सुब्रमण्यम जयशंकर, हमारे जो विदेश मंत्री, इन्होंने लिखी है वाई भारत मैटर। और ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर को लिखा डॉक्टर संजीव कुमार ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा एम.के. रंजीत सिंह ने। रतन टाटा अ लाइफ, इसको थॉमस मैथ्यू ने लिखा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लिखा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। आर अश्विन, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, एग्जाम में आ गई ये बुक। और परिमल नाथवानी की बुक भी एग्जाम में आ गई, जिसका नाम है कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आयोग करेगा क्या? नाम से क्लियर है, बुजुर्गों के अधिकारों, उनके कल्याण, उनके पुनर्वास के लिए काम करेगा। मतलब उनके कल्याण के लिए पॉलिसीज, योजनाएं तैयार करेगा और सिफारिश करेगा। अच्छा, वैसे बात तो यहाँ पे केरल की हो रही है, तो मैं केरल आज आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि मेन बात यहाँ पे बुजुर्गों की हो रही है, वरिष्ठ नागरिकों की हो रही है। तो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित बहुत सारी बार आप करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़ते होंगे, तो वो सारे प्रश्न एक साथ में आपको आज रिवाइज करा रहा हूं। देखो, प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना शुरू की थी। कौन सी? सवेरा योजना। दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे जिनका अभी पिछले साल शायद नवंबर में निधन हुआ था? जॉन टेनिसवुड, इनका नाम है। 112 वर्ष इनकी उम्र है। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन जो उम्र है उसको 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दिया था। किस राज्य ने? झारखंड ने। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ये महाराष्ट्र ने शुरू की थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को राजस्थान ने शुरू किया था। और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित 3 दिवस होते हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस 15 जून को। अभी ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 आया था, उसमें भारत 123वें स्थान पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड था। नेचर एजिंग मैगजीन ने इसको जारी किया था। और इनाह कैनाबारो लुकस, ये ब्राजील की है, इनकी उम्र 116 वर्ष प्लस है और अब ये दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई है। ये एक महिला है, नन है, ब्राजील की रहने वाली है। तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, बुजुर्गों से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आए थे वो कुछ इस तरह के प्रश्न थे, मैंने आपको एक साथ इकट्ठे करके बता दिए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया? तो आंसर होगा अशोक सिंह ठाकुर को। इसे अंग्रेजी में आप बोलोगे तो बोलोगे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो ये भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है जिसकी स्थापना होती है 27 जनवरी 1984 1984 में। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को संरक्षित करना,
अमूर्त विरासत को पुनर्जीवित करना और हमारी विशाल विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसी के अभी अध्यक्ष बनाए गए कौन? अशोक सिंह ठाकुर। अब चलो अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, 2025 वाले ही रिवाइज कराऊंगा। अच्छा पहले तो ये ऑप्शन में देखो आप, हरीश टंडन अभी हमने पढ़ा था उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, और अरुण मामेल ये आत्मा के हेड बने थे, एसोसिएशन ऑफ टायर मैन्युफैक्चरिंग। आत्मा मतलब भारत के जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन है, उसी के हेड बने थे ये। चलो अब कुछ और कराऊं मैं आपको रिवाइज। तो एक तो याद रखना आरबीआई के नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार बने, ये भी 26वें नंबर के हैं, और चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी बने। और पीएम मोदी के अभी प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरे बन गए कौन? शक्तिकांत दास, इनके पहले ऑलरेडी पीके मिश्रा हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन बने, अभी मतलब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2027 तक। वैसे नीति आयोग के सीईओ का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम है पीवीआर सुब्रमण्यम। मनन कुमार मिश्रा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी 7वीं बार अध्यक्ष बने। सेबी के 11वें अध्यक्ष बने तुहिन कांत पांडे। रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ये बने डॉक्टर मयंक शर्मा। और इसी से संबंधित 2 अपॉइंटमेंट और है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये के संजय मूर्ति बने थे, और लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने थे एसएस दुबे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल लेटेस्ट वाला इसी साल हुआ था अपॉइंटमेंट, और ये पिछले साल के अपॉइंटमेंट है दोनों, लेकिन मिलते जुलते हैं तो मैंने साथ में रख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में चाइना फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री ने। तो इस साल की आप कह सकते हो ये दूसरी फॉर्मूला 1 रेस थी, चाइनीज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025, इसको जीत लिया है ऑस्कर पियास्त्री ने। इस बार आप देखोगे नए नए नाम हमें सुनने को मिल रहे हैं, मतलब वो मैक्स वर्स्टपन, चार्ल्स लेक्लर्क, लुइस हैमिल्टन ये दिख नहीं रहे। तो ये मैकलैरेन कंपनी के ड्राइवर है, और इसमें दूसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस रहे, मैकलैरेन कंपनी के ही ड्राइवर है। इससे पहले भी 2-5 दिन पहले ही हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री का आयोजन हुआ था, उस ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री को किसने जीता था? ये लैंडो नॉरिस ने जीता था। और इस बार चाइनाज वाली को ऑस्कर पियास्त्री ने जीत लिया। दोनों मैकलैरेन कार कंपनी के ही ड्राइवर है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत आप जानते हो G20 में शेरपा बनाए गए थे, नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं, और अभी इन्हीं को एनआईआईटी यूनिवर्सिटी, एनआईआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका चांसलर यानी कि कुलपति इनको बनाया है अमिताभ कांत को। ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? नीमराणा अलवर राजस्थान में। यहाँ पे ये किनका स्थान लेंगे? के कस्तूरीरंगन का। अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं, ये भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, जनवरी की बात है। इनसे संबंधित एक बुक हमने पढ़ी थी, इन्होंने एक अभी बुक लिखी है, ये बुक मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुका हूं। तो आप मुझे बताओ अभी इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम क्या है? तो अभी तो आपका बुक का नाम बताना है, बाकी ऑप्शन देखो एक बार आप, इसी तरह के मैंने ऑप्शन रखे हैं। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर ये बनी थी। जयप्रकाश सैनी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। और अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री भी हैं, याद होगा आपको गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में है उसके चांसलर इनको बनाया गया था। और अभी हमने देखा एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनाया गया है अमिताभ कांत को। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड टीबी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। तो हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा 24 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। और आपको पता है टीबी इसी कारण से होता है, टीबी बैक्टीरिया जनित रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी खोज की थी डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने। कब? 24 मार्च 1882 में। इसलिए 24 मार्च को ये वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। अच्छा थीम क्या है इस बार की? यस वी कैन एंड टीबी। पहली बार इसे 1982 में मनाया गया था। तो टीबी एक संक्रमित रोग है, और ये किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। और वैसे टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य क्या है? 2025 है, और मलेरिया को खत्म करने का 2030 है। अच्छा यहाँ पे 24 मार्च को एक और दिवस ऐड करना,
विश्व कबड्डी दिवस, वर्ल्ड कबड्डी डे दिवस, वर्ल्ड कबड्डी डे। ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। 2019 से हर साल इसको मनाया जा रहा है। कब? 24 मार्च, आप याद रखना, विश्व कबड्डी दिवस के रूप में मना रहे हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप जो अभी दूसरा संस्करण हुआ था, एशिया के बाहर हुआ था। कहाँ पे? पहली बार इंग्लैंड में। भारत ने ही जीता है। मेंस और वुमेन्स दोनों टाइटल भारत ने जीते हैं। दोनों को हमने, मतलब दोनों में हमने इंग्लैंड को हराया है। कल हमने डिटेल में पढ़ लिया था इसके बारे में। अब देखो डे वाला प्रश्न है। चलो मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। मार्च में बहुत सारे दिवस हो चुके हैं हमारे पास। जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया, 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस, मार्च के दूसरे मंडे को होता है ये, 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, और एक नया दिवस हम मनाना शुरू करेंगे जिसकी घोषणा हुई थी अभी 12 जुलाई को मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, होप डे। लेकिन घोषणा अभी हुई थी तो हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 18 मार्च को ही ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। उसके अलावा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 21 मार्च को वर्ल्ड सिंड्रोम डे, 21 मार्च को पहली बार मनाया विश्व ग्लेशियर दिवस, 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस भी होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे और बिहार दिवस मनाया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया था, और अब 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में। तो मार्च के सारे डेज हैं, रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और जैसे ये डेज आपके खत्म हो जाएंगे ना, डेज की भी मैंने क्विज तैयार कर दी। जैसे अब जनवरी की, फरवरी की आप लगा लो, और मार्च की तो अपडेटेड हो ही रही है डेली। जितना हो गया उतना तो आप लगा ही सकते हो। ये सारे जितने भी अभी तक डेज पढ़ लिए, ये सारे की क्विज आपको मिल जाएगी। तो क्विज तो हर टॉपिक पे मिल रही है, आप जाओ वहां पे एक बार सर्च करो, कोई सा भी टॉपिक आप बोलोगे उसकी आपको मिल जाएगी। जैसे वुमेन इन न्यूज हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, समिट सम्मेलन हो गए, फेस्टिवल हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, बुक्स हो गई, और भी जो जो टॉपिक आपको याद आ रहे हैं, स्पोर्ट्स हो गए, उन सब की लगभग सबकी क्विज आपको मिल जाएगी जो भी आप माइंड में सोच करके चल रहे हो। और टॉपिक वाइज का सेक्शन पहली बार ही मैंने इंक्लूड किया है इसी साल से, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बस फायदा उठाने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला स्टूडेंट चाहिए। बाकी सेशन अच्छा लगे, मेरी मेहनत भी अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक कर दे, यहाँ पे लाइक का बटन है, लाइक कर दो यार। अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आपको इसकी डिटेल्ड पीडीएफ मिल जाएगी, क्विज मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है सब कुछ। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट जाकर के इंस्टॉल कर लो। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न कल आपसे पूछा था कि 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2024 के लिए दिया गया किसे? विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ के। फिर पूछा अभी कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता है? भारत ने जीता। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को। पर्पल फेस्ट 2025 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन सी पहल शुरू की? बायोसारथी। और अभी हरीश टंडन ये किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने? उड़ीसा हाईकोर्ट। उसके अलावा SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल खिताब जीता अनाहत सिंह। पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए अभी BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड बन गया अभी बेंगलुरु का। नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? असम। और आखिरी प्रश्न था कि दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया? C.DOT ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति जिसका नाम है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।